हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जतिंदर। और आज का हमारा टॉपिक है मेमोरी ग्लैंड्स, उसके एनाटॉमी, उसकी फंक्शनिंग कैसे होती है, फिजियो कैसे होती है। और इसके बाद लैक्टेशन, जब पार्चुरेशन हो जाता है, न्यू बॉर्न बेबी होता है, उसका नरिशमेंट के लिए जो ब्रेस्ट से मिल्क एक्सक्रीट होता है, उसकी क्या फिजियोलॉजी है, तो आज सब ये पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ मेमोरी ग्लैंड्स का। देखिए इधर, ये है मेमोरी ग्लैंड्स का स्ट्रक्चर। सो ये जो है, आप पीछे से देखेंगे जो रेड कलर में है, ये थोरेसिक वॉल है। थोरेक्स यानी कि जो चेस्ट होती है वो, ठीक है। इसके ये पीछे जो आपको दिखाई दे रहा है, ये यहाँ से लंग्स शुरू हो जाते हैं, लंग्स के बाद मसल्स हैं, और ये आपको वाइट कलर में जो दिखाई दे रही हैं ये रिब्स हैं। ये एक इसका जो ब्रेस्ट का ये सेजाइटल सेक्शन यूँ किया गया है ये, ठीक है। और इसके बाद ये जो आपको रिब्स दिखाई दे रही है, इनके बीच में ये वाला पार्ट आपको दिख रहा है, ये वाला पार्ट, इन दोनों के बीच में, रिब्स के बीच में जो पार्ट है, ये होती है इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है। दो रिब्स के बीच में इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं, शायद आपने पहले पढ़ा हो रेस्पिरेशन में, क्योंकि इंटरकोस्टल मसल्स का बहुत यूज़ है। इंटरकोस्टल मसल्स, इंटरकोस्टल मसल्स मसल्स होती है, इनका रेस्पिरेशन में जब हम इनहेल करते हैं ना, इनहेलेशन गैसेस को, जैसे ऑक्सीजन का इनहेलेशन करते हैं हम, एक्चुअली एयर का इनहेलेशन करते हैं, और फिर एक्सहेलेशन करते हैं। तो इसके अंदर इसका रोल है, इनहेलेशन के अंदर, एक्सहेलेशन के अंदर इंटरकोस्टल मसल्स का। ये 3 तरह की होती है, और इम्पोर्टेंट है 2 तरह की, जो है एक है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल और एक है इंटरनल इंटरकोस्टल्स, ठीक है। तो ये वो मसल्स हैं जो आपको 2 रिब्स के बीच में दिखाई देंगी, ठीक है बेटा। इसके बाद ये आपको मसल फाइबर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर एक्चुअली आप देखिएगा, पेक्टोरलिस मेजर मसल है, ये आगे वाली है यहाँ पर, ठीक है। आगे की जो वॉल है यहाँ पर है पेक्टोरलिस मेजर, और इसके जस्ट पीछे यहाँ पे होती है पेक्टोरलिस माइनर। ये चेस्ट मसल्स होती हैं, ठीक है। तो अभी तक ये थोरेसिक वॉल के एनाटॉमी थी। सबसे पीछे यहाँ से लंग्स शुरू हो जाएंगे, लंग्स के ऊपर प्लूरा होती है, फिर मसल्स जो थोरेसिक वॉल होती है उसकी एनाटॉमी शुरू होती है। यहाँ पर हमें रिब्स दिखाई देंगे, रिब्स के बीच में इंटरकोस्टल मसल्स होंगी, उसके आगे पेक्टोरलिस माइनर होगी, और फिर मेजर, ये वाली मेजर है, इसके पीछे माइनर होती है, ठीक है बेटा। तो इसके बाद देखिए मेमोरी ग्लैंड्स पे आते हैं हम। मेमोरी ग्लैंड्स में चारों तरफ इट सराउंड करता है, ये जो आपको ऑरेंज कलर में दिखाई दे रहा है, ये फैटी एडिपोज टिश्यू है, ये इसको चारों तरफ से सराउंड करता है। ये एक तरीके से कुशन का काम करता है, किसको बचाने के लिए, जो इसके अंदर ये लोब्यूल्स, लोब्स दिखाई दे रही है ना, जहाँ पे मिल्क प्रोडक्शन होने वाली है, जो येलो कलर आपको दिखाई दे रहा है, ये इसको बचाने के लिए। एक्चुअली इस येलो कलर पे आते हैं। अब देखिए ये वाला पार्ट, अभी मैं आपको बताता हूँ। आपने एल्वोलाई सुना होगा, एल्वियोलाई सुना होगा ना, एल्वियोलाई, ये वो एल्वियोलाई जो है हमने लंग्स में भी पढ़े थे, ग्रेप की तरह स्ट्रक्चर होते हैं, बहुत ही मान्यूट से ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं बेटा, बहुत ही मान्यूट से, माइक्रोस्कोपिकल स्ट्रक्चर्स, ठीक है, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर होता है। ऐसे ही सेम स्ट्रक्चर ब्रेस्ट में भी होता है, मेमोरी ग्लैंड्स में। और ये आपको जो येलो कलर का दिखाई दे रहा है, इसमें मैं आपको बना के दे रहा हूँ मेमोरी एल्वियोलाई। ये इसको आप यूँ समझिए, ये ऐसे है बिल्कुल ही यहाँ पर, ठीक है। ये मेमोरी एल्वियोलाई है, और फिर ये एक जो इनका क्लस्टर है वो बनता है लोब्यूल, ठीक है। ध्यान से सुनिए, ये है एल्वियोलाई, ये वाला पार्ट एल्वियोलाई, ऐसे ग्रेप लाइक क्लस्टर है, ठीक है। और ये एक जो क्लस्टर है इसका, ये बनेगा लोब्यूल, और फिर खूब सारे ऐसे क्लस्टर इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है, तो ये बनेगा लोब, ठीक है। इसको यहाँ पर देखिए, इसमें ये बिल्कुल यहाँ पर ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर जो है एल्वियोलाई, फिर इसका जो क्लस्टर है ये हो गया लोब्यूल, और ये लोब्यूल मिलके बना रही है एक लोब। यहाँ पे मैंने 3 लोब आपको दिखाई हैं, ये एक्चुअल में 15 to 20 लोब्स होती हैं एक मेमोरी ग्लैंड में, 15 to 20, ठीक है बेटा। अब ये जो मैंने आपको एल्वियोलाई बताया है, इसके पास, हर एक के पास खुद की एक डक्ट भी होती है, छोटी छोटी डक्ट्स होती है बेटे, और वो डक्ट्स जाके एक बड़ी डक्ट में रिलीज़ करती है
अपनी मिल्क सिक्रीशंस, मिल्क इसी के अंदर बनता है, ये जो ग्रेप लाइक एल्वियोलाई है इनके अंदर, ठीक है। ये आगे अभी सारा मैं बताने वाला हूँ, जस्ट एक ओवरव्यू देखिए। इसके बाद आप देखेंगे दो लोब्स के बीच में यहाँ पर एक कनेक्टिव टिश्यू है जो ग्रीन कलर का है। एक्चुअल में कनेक्टिव टिश्यू पूरे पार्ट में होता है, यहाँ पर भी पूरे पार्ट में, और सराउंड होता है ये एडिपोज टिश्यू से, जो कि कुशन का काम करता है, मेमोरी ग्लैंड्स को सेफ गार्ड करता है। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे ये जो डक्ट मैंने बताई है, यहाँ पर एल्वियोलाई से डक्ट निकल रही है, फिर उससे एक बड़ी डक्ट बन रही है, और फिर उससे जाकर क्या बनती है, उससे बनती है मेमोरी डक्ट। यहाँ पे देख रहे हैं आप मेमोरी डक्ट, ये जो इससे निकल रही है, दीज आर मेमोरी डक्ट्स। मेमोरी डक्ट जब आगे जाती है तो एक इसका इन्फ्लेम्ड पार्ट होता है, एक्सपेंडेड पार्ट, सूजा हुआ सा पार्ट, फूला हुआ पार्ट, ये यहाँ पे इसको हम बोलते हैं एम्पुला, ठीक है। और एम्पुला के बाद यहाँ पर आते हैं जब, तो ये बन जाती है लेक्टिफेरस डक्ट। सो लॉब से निकली थी मेमोरी डक्ट जहाँ पे एक्सपेंडेड है, फूला हुआ पार्ट है, वो मेमोरी एम्पुला। उसके बाद बन जाती है लेक्टिफेरस डक्ट, और लेक्टिफेरस डक्ट की जो एक्सटीरियर होता है वो निपल जो होता है, एक पॉइंटेड पार्ट होता है ब्रेस्ट में, वहाँ से इसका जो एक्सटीरियर होता है, यहाँ से मिल्क रिलीज होता है, ठीक है। और इसी के अराउंड यहाँ पर आप देखेंगे निपल के अराउंड एक पिगमेंटेड एरिया होता है, कलर्ड एरिया, जिसको हम एरियोला बोलते हैं, ठीक है बेटे। सो दिस इज मेमोरी स्किन। अब मैं आपको इसके बारे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, देखिए क्या होता है। सबसे पहले आप समझिए मेमोरी ग्लैंड्स क्या हैं। मेमोरी ग्लैंड्स, these are a pair of glands present on the front wall of the thorax, ठीक है। मेमोरी ग्लैंड्स जो होती है वो बोथ सेक्सेस, दोनों सेक्सेस में है, मेल एंड फीमेल में, बट फीमेल में वो डेवलप्ड होती है, ठीक है ना। एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी फीमेल में एस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है वो इसको डेवलप करता है, बट मेल में वो रूडिमेंट्री रहती है, रूडिमेंट्री इन द सेंस नॉट डेवलप्ड। अगर किसी वजह से, किसी एबनॉर्मल कंडीशन की वजह से, किसी सिंड्रोम की वजह से अगर मेल के अंदर डेवलपमेंट हो जाती है मेमोरी ग्लैंड्स की, तो दिस कंडीशन इज नोन एज गायनेकोमेस्टिया, ये याद रखिएगा। गायनेकोमेस्टिया एबनॉर्मल कंडीशन है जिसमें मेल के अंदर ब्रेस्ट जो है वो डेवलप हो जाती हैं। इन फीमेल्स देयर्स आर डेवलप्ड एज अ पार्ट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आफ्टर द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। जब एक फीमेल प्यूबर्टी अटेन करती है तब जाके मेमोरी ग्लैंड्स की डेवलपमेंट शुरू होती है। और जो हार्मोन इसमें इन्वॉल्व होते हैं वो है बेटा मेनली ऑस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, दो हैं ये हार्मोन, ठीक है। एक्सटर्नली अब बात करेंगे। एक्सटर्नली अ प्रोजेक्शन इज प्रेजेंट ऑन ईच ब्रेस्ट विच इज कॉल्ड निपल, जो अभी हमने देखा था। अ प्रोजेक्शन, ये रही प्रोजेक्शन, ये वाली प्रोजेक्शन, ईच ब्रेस्ट पे एक प्रोजेक्शन होती है, दिस इज नॉन एज निपल, जहाँ से लेक्टिफेरस डक्ट आउटलेट होता है उसका, ठीक है। द निपल प्रोवाइड्स द आउटलेट फॉर लेक्टिफेरस डक्ट, देखिए ऊपर लेक्टिफेरस डक्ट है, इसका आउटलेट है निपल से। द निपल इज सराउंडेड बाय अ राउंड हाइपर पिगमेंटेड, एक कलर्ड पार्ट, पिगमेंट जो वर्ड है वो कलर के लिए आता है, हाइपर मतलब बहुत ज़्यादा कलर्ड, ठीक है। उसे बोलते हैं एरियोला, जो इसके अराउंड होता है। किसके अराउंड होता है? निप्पल के अराउंड, ये वाला पार्ट जो यहाँ पे शो किया गया एरियोला, ठीक है। इसमें मेनली ऑयली ग्लैंड्स है, सिबेशियस ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है। सो इट इज डीप पिंक और लाइट और डार्क ब्राउन इन कलर। इट हैज़ न्यूमरस सिबेशियस ग्लैंड्स, ऑयली ग्लैंड्स होती हैं इसमें, ये याद रखिएगा। इंटरनली द ब्रेस्ट इज प्रेजेंट ओवर द चेस्ट मसल्स कॉल्ड पेक्टोरलिस मेजर, ये मैंने आपको बताया पेक्टोरलिस मेजर। और मेजर जो है इसके जस्ट पीछे यहाँ पर होती है पेक्टोरलिस माइनर, ठीक है। फिर रिब्स के बीच में इंटरकॉस्टल मसल्स, ठीक है बेटे। इसके बाद हम बात करेंगे कि ब्रेस्ट के अंदर कौन कौन से टिश्यूज होते हैं। सबसे पहले ग्लैंडुलर टिश्यू, ग्लैंडुलर नाम ही है जिसमें मिल्क ग्लैंड्स हैं, ठीक है। सो इट कंप्राइजेज ऑफ 15 to 20 लोब्स, 15 to 20 लोब्स। यहाँ पर आप देखेंगे ये जो येलो कलर में मैंने आपको दिखाया है, ये जो ग्रीन कनेक्टिव टिश्यू है जिसको एनक्लोज कर रहा है, ये हमने यहाँ पे 3 दिखाई है, 3 ओनली। ये
15 to 20 होती है लोब्स, ठीक है, इन ईच ब्रेस्ट। दीज लोब्स आर मेड अप ऑफ ए नंबर ऑफ लोब्यूल्स। यहाँ पर देखिए अब ये एक लोब है, इसके अंदर ये जो है ये लोब्यूल्स है। और लोब्यूल्स किसके बने थे? एल्वियोलाई के। ये मैंने आपको शुरू में बताया था। सो these lobules are composed of minute grape-like clusters of milk-secreting glands called alveoli. The alveoli releases milk into mammary tubules and from there the milk reaches the mammary ducts. ठीक है, सो आपको ये बता रहा था ना, ये यहाँ पे ये एल्वियोलाई थे। एल्वियोलाई ने कहाँ पर? मेमरी डक्ट में, मेमरी ट्यूब्यूल्स में अपना रिलीज किया। मेमरी ट्यूब्यूल्स ने कहाँ पे जाकर रिलीज किया? मेमरी डक्ट में, ठीक है। सो एल्वियोलाई टू कहाँ जाएगा? मेमरी ट्यूब्यूल्स, और मेमरी ट्यूब्यूल से जाएगा मेमरी डक्ट में, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए मिल्क इनटू मेमरी ट्यूब्यूल्स एल्वियोलाई से लेके आएंगी मिल्क को, और वहाँ से वो जाएगा मेमरी डक्ट्स में। और ये मेमरी डक्ट थी जो इसका एक्सपेंडेड पार्ट मैं आपको बता रहा था, दिस इज एम्पुला, ये रहा। सो द एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ द मेमरी डक्ट नियर निप्पल इज नोन एज एम्पुला। ये जो एक्सपेंडेड फुला हुआ पार्ट है यहाँ से, इसको बोलते हैं। ये क्या होता है? ये एक साइनस प्रोवाइड करता है, मतलब स्पेस। साइनस का मतलब आता है स्पेस से, और उस साइनस में मिल्क जो होता है वो क्या रहता है? स्टोर रहता है, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, ठीक है ना। सम मिल्क कैन बी स्टोर्ड इन दिस पार्ट्स। ईच लैक्टिफेरस डक्ट कैरीज मिल्क फ्रॉम इट्स रिस्पेक्टिव लोब। एक क्वेश्चन आया था बेटा नीट में पहले कि निप्पल के थ्रू जो लैक्टिफेरस डक्ट होती है उनका कितना नंबर होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? एक लोब से एक लैक्टिफेरस डक्ट निकल रही है। टोटल 15 to 20 लोब्स हैं, तो कितनी लैक्टिफेरस डक्ट हुई? 15 to 20, ठीक है। अब दूसरी, द फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू टू सपोर्ट एल्वियोलाई एंड डक्ट्स। पहला था कौन सा? ग्लैंडुलर टिश्यू जो कि मिल्क को रिलीज करता है। दूसरा है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू टू सपोर्ट एल्वियोलाई एंड डक्ट्स। ये कहाँ पे है? देखिए फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, यहाँ पर देखिए, ये जो ग्रीन कलर में आपको दिखाई दे रहा है, ये जो एल्वियोलाई जो है यहाँ पर भी, इनके बीच में भी होता है ये, ठीक है। लोब्यूल्स के बीच में भी होता है, और फिर लोब्स के बीच में भी होता है। ये कनेक्टिव टिश्यू है, ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, जो इसको सराउंड कर रहा है। ये ग्रीन कलर में आपको दिखेगा, ठीक है। सो टू सपोर्ट एल्वियोलाई एंड डक्ट्स, ये देखिए चारों तरफ से इसको सपोर्ट करेगा, ठीक है बेटे। The fatty or adipose tissue that surrounds the lobe and whole mammary gland at many parts। इसका मतलब ये जो ऑरेंज वाला आपको दिखाई दे रहा है, ये एडिपोज टिश्यू है जिसमें फैट डिपॉजिट होता है, ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं एडिपोसाइट्स में, और ये पूरी की पूरी जो मेमरी ग्लैंड्स होता है उसको सराउंड करता है, और इसका काम होता है कुशन देना, जो मैकेनिकल इंजरी है या कुछ जर्क या कुछ है उससे इसको बचाना, ठीक है। इसके बाद बेटा हम बात करेंगे लैक्टेशन की, इसकी फिजियोलॉजी की। ये अभी तक एनाटॉमी थी कि इसमें क्या क्या होता है, बात करते हैं लैक्टेशन की। ये आपको पता है कि पार्चुरेशन यानी कि डिलीवरी होती है बेबी की, उसके बाद तुरंत बाद वो ब्लड जो होता है, वो बेबी जो होता है वो ब्रेस्ट मिल्क से फीड करता है, नरिशमेंट करता है, और अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस 6 महीने तक उसको कुछ भी नहीं देना चाहिए, वो सिर्फ अपनी मदर के मिल्क पे ही उस पे ही अलाइव रहेगा, उसी से नरिशमेंट लेगा। सो द इजेक्शन ऑफ मिल्क फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड्स ऑफ द मदर जस्ट आफ्टर पार्चुरेशन इज कॉल्ड लैक्टेशन, ठीक है। सो व्हाट इज लैक्टेशन? लैक्टेशन इज द इजेक्शन ऑफ मिल्क फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड्स ऑफ द मदर जस्ट आफ्टर पार्चुरेशन, ठीक है। द मिल्क इज कंटिन्यूसली सिक्रेटेड बाय द एल्वियोलाई ऑफ द ब्रेस्ट फॉर द नरिशमेंट ऑफ द न्यूबॉर्न बेबी। देखिए एल्वियोलाई जो होता है ब्रेस्ट में, वो मिल्क को कंटिन्यूस बनाते हैं, लेकिन जो बेबी होगा उसको सक करना पड़ेगा। वो जब सक करता है तभी स्टिमुलस मिलता है मिल्क इजेक्शन होने का, ठीक है। इसीलिए ऐसा कभी नहीं होता कि अपने आप मिल्क बाहर आने लगे, ये बहुत रेयर होता है। अब जल्दी से देख लीजिए मिल्क जो होता है, ह्यूमन मिल्क, उसकी कंपोजिशन क्या है, उसमें मेन कंस्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं। उसमें मेन कंस्टिट्यूएंट है वाटर और फैट, कैसीन जो आप जानते हैं मिल्क प्रोटीन का नाम है, लैक्टोज मिल्क शुगर का नाम है जिसकी वजह से जो मिल्क होता है वो मीठा मीठा लगता है। कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जैसे कि सॉल्ट लाइक सोडियम, फॉस्फोरस, कैल्शियम, पोटेशियम एंड वाइटामिन्स
ठीक है। द मिल्क हैज़ पुअर आयरन एंड विटामिन सी कंटेंट। विटामिन सी और आयरन बहुत पुअर कंटेंट होता है इसमें, ये ध्यान रखना, ठीक है। लैक्टेशन इज अ बायोलॉजिकली कंट्रोल्ड प्रोसेस, बायोलॉजिकली कंट्रोल्ड प्रोसेस मेनली रेगुलेटेड बाय वेरियस हॉर्मोन्स, ठीक है। तो कई हार्मोन है इसमें, जैसे 2 हार्मोन मैंने आपको पहले बताए थे, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, जिनका काम है प्यूबर्टी के टाइम पे फीमेल के अंदर मेमोरी ग्लैंड्स को डेवलप करना, उनका साइज इंक्रीज हो जाता है और वो रेडी रहती हैं बच्चे को मिल्क नरिशमेंट करने के लिए अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। सो बोथ आर एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट इन फीमेल्स आफ्टर प्यूबर्टी, बट लैक्टेशन जो होता है उसमें इन दोनों का इतना रोल नहीं है। लैक्टेशन कौन इंड्यूस करवाएगा? लैक्टेशन में है मेनली प्रोलैक्टिन एंड ऑक्सीटोसिन, ये 2 हार्मोन हैं। एक और हार्मोन है, वो अभी मैं आपको बताता हूं क्या है। मेनली इधर देखिए, द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन जो होता है वो एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज करती है, ये याद रखिएगा। फीमेल की एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है प्रोलैक्टिन, और वो 5th मंथ जो होता है ना, 5th वीक जो होता है प्रेगनेंसी का, वो तब से बढ़ना शुरू होता है, धीरे धीरे बढ़ता रहता है प्रोलैक्टिन, और जब बेबी का बर्थ हो जाता है तब वो उसका पीक होता है, वो मैक्सिमम होता है 15 to 20 टाइम्स हो सकता है, और वो प्रमोट करता है फिर सिक्रीशन ऑफ मिल्क, ठीक है। एक्चुअल में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन याद रखना वो लैक्टेशन में हेल्प नहीं करते हैं। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन लैक्टेशन में हेल्प नहीं करते हैं, वो सिर्फ ब्रेस्ट डेवलपमेंट में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है ना। तो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन अगर इनके रोल की बात करें ना, तो एक्चुअल में ये नेगेटिव करते हैं, ये तो रोकेंगे ब्रेस्ट मिल्क की प्रोडक्शन को, ठीक है। एक और हार्मोन था जो प्लेसेंटा से रिलीज होता है, जिसका नाम है ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन HPL, और जिसको अभी हम बोलते हैं एक नए नाम से द ह्यूमन कोरियोनिक सोमैटोमेमोट्रोपिन। उसका और माना जा रहा है कि उसका भी लैक्टोजेनिक प्रॉपर्टी है। लैक्टो मतलब रिलेटेड टू मिल्क, जेनिक मतलब प्रोड्यूस करना, ठीक है। तो लैक्टोजेनिक प्रॉपर्टी है, मिल्क प्रोडक्शन में इसकी भी रोल है। द ऑक्सीटोसिन क्या करता है बेटा? ऑक्सीटोसिन कॉजेज द कंट्रैक्शंस ऑफ द सेल्स। यहां देखिए आप, यहां पर छोटे छोटे एल्वियोलाई और इनके सराउंडिंग सेल्स हैं, ठीक है। जब ये सराउंडिंग सेल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो वो एल्वियोलाई को भी श्रिंक करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, जिससे एल्वियोलाई के अंदर जो मिल्क बन रहा होगा वो बाहर इजेक्ट होगा, किसमें? मेमोरी ट्यूब्यूल्स में, और मेमोरी ट्यूब्यूल से मेमोरी डक्ट में, ठीक है। फिर मेमोरी एम्पुला से होते हुए लैक्टिफेरस डक्ट से बाहर, ठीक है। तो ऑक्सीटोसिन क्या करवाता है? ऑक्सीटोसिन ये कॉन्ट्रैक्शंस करवाता है उन सेल्स की जो सराउंड करती है आउटर वॉल ऑफ द एल्वियोलाई, यानी कि यहाँ जो एल्वियोलाई है उनके आउटर वॉल है उसको श्रिंक, उसको कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करता है ऑक्सीटोसिन, जिससे कि मिल्क का इजेक्शन हो सके, ठीक है। और यहाँ पर ना एक नेक्सस बनता है, देखिए जैसे ही जो सक करेगा बेबी मदर की निप्पल को, उससे क्या होगा, एक स्टिमुलस पहुंचेगा नर्वस सिस्टम के थ्रू फीमेल के ब्रेन में, और एंटीरियर पिट्यूटरी जो होगी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या करेगी, वो ऑक्सीटोसिन रिलीज करेगी, और ऑक्सीटोसिन जाके क्या करवाएगा, कंट्रैक्शंस करवाएगा और मिल्क को इजेक्ट करवाएगा एल्वियोलाई से। सो ये एक साइकिल बनता है, इसलिए जितना बेबी सक करेगा उतना ज़्यादा उसको मिल्क मिलेगा, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए आप, दिस एक्सपेल्स द मिल्क फ्रॉम एल्वियोलाई टू डक्ट। The release of oxytocin from posterior pituitary depends upon the suckles on the breast by the newborn. जो न्यूबॉर्न बेबी जितना सक करता है ब्रेस्ट से, उतना ही ज़्यादा पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, और उतना ही ज़्यादा इजेक्शन होगा एल्वियोलाई से, ठीक है। सो दैट्स वाई ऑक्सीटोसिन ऑल्सो नोन एज लव हार्मोन। एक मातृत्व, माता का जो होता है ना, वो जो होता है वो उत्पन्न होता है, ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है तब, इसलिए इसको लव हार्मोन भी बोलते हैं। अब बात करते हैं जो फर्स्ट मिल्क जो होता है वो क्या होता है। जो भी न्यूबॉर्न बेबी होता है ना, जो उसको फर्स्ट मिल्क मिलता है, जो पहला मिल्क होता है, वो एक स्टिकी, थिक और येलोइश फ्लूइड होता है, ठीक है, जो फर्स्ट मिल्क होता है, और उसका नाम होता है कोलोस्ट्रम।
It is produced by mammary glands of mammals including humans immediately after parturition. This is a thick, sticky and yellowish fluid having high concentration of nutrients. यहाँ पे ध्यान रखिएगा इसकी concentration किसकी चीज़ की है, इसकी बहुत ज़्यादा हाई कंसंट्रेशन होती है। तो जो न्यू बॉर्न बेबी जब उसको कोलेस्ट्रॉम को फीड करेगा तो उसकी बॉडी को बहुत ज़्यादा नरिशमेंट मिलेगा। किस किस में, देखिए एक बात तो ये आप जानते होंगे कि न्यू बॉर्न बेबी अगर होगा तो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम ज़्यादा डेवलप नहीं होता है, स्मॉल ही होता है। तो इसीलिए जो कोलेस्ट्रॉम होता है इनिशियल डेज में उसको बहुत हेल्प करता है, उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। कोलेस्ट्रॉम नियोनेट को, नियोनेट मतलब न्यू बॉर्न को, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड एंटीबॉडी देता है। एंटीबॉडी मेनली कौन सी है, IgA, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड एंटीबॉडी, फैट नहीं है, नेग्लिजिबल है, ये ध्यान रखना। और एंटीबॉडी मेनली कौन सी है, IgA। इसका क्या काम है अभी आगे मैं बता रहा हूँ। इट ऑल्सो हैज सम लैक्सेटिव प्रॉपर्टीज। लैक्सेटिव प्रॉपर्टीज का मतलब है जो बच्चा बेबी होगा उसके जो GIT है उसमें बाउल मूवमेंट करवाएगा। बाउल मूवमेंट का मतलब है वो फीसिस को जो है बाहर निकाले, ठीक है। बाउल मूवमेंट का मतलब है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होंगी, ठीक है, जिससे उसका जो फीसिस होगा वो बाहर निकलेगा। ये जो है ये डार्क कलर फीसिस होता है। जो बेबी का पहला फीसिस होगा ना, द बेबी पासिस मिकोनियम, मिकोनियम कहलाता है, और वो डार्क कलर का होता है बेबी का फर्स्ट स्टूल, ठीक है। और वो फर्स्ट स्टूल जो होता है उसमें मेनली बिलीरुबिन होता है और ज़्यादा आयरन कंटेंट होता है, इसलिए वो ब्लैक कलर का होता है। अगर बिलीरुबिन क्लियर नहीं होगा ना तो उस बेबी को जॉन्डिस हो जाएगा। आपने देखा भी होगा नियोनेटल जॉन्डिस, जैसी बेबी पैदा होता है उसको पीलिया हो जाता है क्योंकि एकदम से उसके लीवर पे प्रेशर आता है, ठीक है। लीवर का काम होता है बेटा बिलीरुबिन को एक्सक्रीट आउट करना बाइल के थ्रू फीसिस में, ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉम की वजह से लैक्सेटिव प्रॉपर्टी है, जल्दी ज़्यादा बाउल मूवमेंट होगी, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होगी और बेबी फीसिस यानी स्टूल अपना रिलीज करेगा जिसमें बिलीरुबिन निकल जाएगा। अगर वैसा नहीं करेगा तो क्या होगा, नियोनेटल जॉन्डिस हो सकता है उसको, ठीक है। फेलियर टू रिमूव बिलीरुबिन कैन लीड टू नियोनेटल जॉन्डिस, ओके। और आपको पता है बिलीरुबिन कैसे बनता है, द ब्रेकडाउन ऑफ RBCs, रेड ब्लड सेल्स जो थी उनका जो ब्रेकडाउन होता है हीमोग्लोबिन बनता है। हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन प्रोटीन अलग हो जाती है, फिर हिम जो बचता है वो जो पिगमेंट है जो हमारे अंदर रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, हिम का जब ब्रेकडाउन होगा उससे बनता है बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। बिलीरुबिन येलो कलर का होता है, बिलीवर्डिन ग्रीनिश कलर का होता है। और लीवर इनको बाइल में डाल के हमारे GIT से अनडाइजेस्टेड फूड के थ्रू, स्टूल के थ्रू बाहर निकाल देता है, ठीक है। सो ये रिमूव होना बहुत ज़रूरी है। द सिक्रीटरी इम्यूनोग्लोबुलिन IgA जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये क्या करता है, ये जाकर जो नियोनेट होता है उसके थ्रोट, लंग्स एंड इंटेस्टाइन जो होती है उसका जो एपिथीलिया है ना, एपिथीलिया उसको कोट कर देगा। जैसे सपोज कीजिए ये स्मॉल इंटेस्टाइन है बेबी की, ठीक है, इसको अंदर से यहाँ से कोट कर देता है ताकि इसको बचा सके, क्योंकि बच्चे ने अभी कभी भी उसके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ने पहली बार वो नरिशमेंट लेगा, पहली बार यहाँ पर फूड आने वाला है और उसको एब्जॉर्प्शन होगा। तो इसीलिए इसको बचाने के लिए क्या करता है, IgA प्रोटेक्ट्स द म्यूकस मेम्ब्रेन्स इन द थ्रोट, लंग्स एंड इंटेस्टाइन ऑफ द इन्फेंट, ठीक है। और कोलेस्ट्रॉम कंटेन्स ऑलमोस्ट नो फैट, ये याद रखना बेटा, ठीक है।